Hello students, wishing you a very good morning. Today we will start with chapter 5 probability distributions of numerical analysis by Jeevansan publication. So starting with this, let's have an introduction. You all know about the probability. Probability is a measure of degree of uncertainty. हम जब भी बात करते हैं कि हो सकता है कि आज बारिश हो, तो ये हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मीन्स हमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि बारिश हो। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अभी तक आपने 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा, बट नाउ वी विल स्टडी हेयर probability distributions, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution. So before starting that, let's have a brief review of probability. Starting with that, we have the definition of probability. Probability is a concept which numerically measures the degree of certainty and uncertainty. ये आपको पता है, probability degree को measure करता है, certainty या uncertainty. Then we have random experiment. Random experiment is defined as an experiment in which the outcome of each trial is not unique. ये नहीं होता कि हमेशा यूनिक रिजल्ट आए। जैसे अगर हम कॉइन की बात करते हैं, तो अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है। ऐसा नहीं होता कि हर बार हमें हेड ही मिले, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हम एक डाई का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सबने डाई देखी होगी, उसके अंदर हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब हम उसको थ्रो करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। सो द रिज़ल्ट इज़ नॉट यूनिक एवरी टाइम, एक जैसा रिज़ल्ट नहीं आता, इसीलिए हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इट हैज़ सम कंडीशंस। नाउ इट मस्ट हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, ये बात हमने अभी अभी की। प्रेडिक्शन ऑफ द आउटकम इन एडवांस इज़ नॉट पॉसिबल। हम शुरू में नहीं बता सकते कि हम आपकी बार थ्रो करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि सभी इवेंट्स की जितने भी उसके अंदर पॉसिबल चीज़ें हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, सभी की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, तो थ्रो करने पर कुछ भी आ सकता है। देन वी हैव अ सैम्पल स्पेस. Sample space is the set of all possible outcomes of a random experiment. जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, अगर हम उनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा लिख देते हैं तो हम उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। जैसे हमारे पास नीचे एग्जाम्पल में 2 कॉइन्स के लिए एक सैम्पल स्पेस दे रखा है, दैट इज़ HH HT TH TT। HH है हेड हेड, HT है हेड टेल, TH टेल हेड और TT टेल टेल। देन वी हैव अ सैम्पल स्पेस फॉर अ डाई। वो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, बिकॉज दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। नाउ वी हैव ईच एलिमेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट। सैम्पल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे डाई के केस में 1 2 3 4 5 6, उनको हम बोलते हैं सैम्पल पॉइंट्स। इसके आगे हमारे पास है इवेंट्स और केसेस। इवेंट्स और केसेस की अगर बात करें तो इवेंट की डेफिनेशन है ईच सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। अभी हमने सैम्पल स्पेस की बात की। सैम्पल स्पेस में डाई के केस में 6 मेंबर्स वर देयर, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसका कोई सबसेट लेते हैं, लेट जैसे यहाँ पर ई से डिनोट किया हुआ है 1 3 5, तो इस सबसेट को हम बोलेंगे इवेंट या फिर हम बोलेंगे केस। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स। जैसे हमारा पहला इवेंट है नल इवेंट। नल इवेंट कौन सा होता है? विच हैज़ नो सैम्पल पॉइंट, जो नल है, खाली है, जिसके अंदर कोई सैम्पल पॉइंट नहीं है। इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो मैं बोलूं कि डाई के केस में डाई को थ्रो करने पर 7 आना चाहिए। 7 तो उसकी पॉसिबिलिटी में ही नहीं है, उसके पास तो 1 to 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 7 कैसा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका सैम्पल जो इवेंट बने, सैम्पल पॉइंट बनेगा, सैम्पल पॉइंट इसका नल बनेगा 5। इट इज़ डिनोटेड बाय 5। श्योर इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास है श्योर इवेंट।
द इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर, जो हमें पता है कि होगा ही होगा। जैसे डाई के केस में अगर हम बोलें कि थ्रो करने पर लेस देन 7 आना चाहिए, सो वी ऑल नो कि या तो 1 आएगा या 2 या 3 4 5 6 और वो सारे क्या हैं, लेस देन 7। तो ये कैसा इवेंट हो गया, ये श्योर इवेंट हो गया। देन वी हैव सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, जिसके अंदर एक सैम्पल पॉइंट होता है। जैसे इसका एक आपको एग्जांपल दे रखा है, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड, जैसे अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आना कैसा इवेंट हो गया, सिंपल इवेंट, बिकॉज उसके सैम्पल पॉइंट में एक ही पॉइंट आया एंड दैट इज हेड, एच। नेक्स्ट इज द कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है, विच हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स, जो कई सिंपल इवेंट्स से मिलके बनता है। जैसे अगर अब हम 2 डाइस की बात करें, आपने 2 डाइस को थ्रो किया, तो दो डाइस में पहली डाइस पे भी 1 से 6 तक कोई नंबर आ सकता है, दूसरी डाइस पे भी 1 से 6 तक कोई नंबर आ सकता है, और हमने साथ में क्या कंडीशन लगा दी कि दोनों का सम 5 होना चाहिए। दोनों का सम क्या बनना चाहिए, 5। तो हमारे पास क्या पॉसिबल केसेस आएंगे, जैसे पहली डाई पे 1 आ गया, दूसरी पे 4, तो सम कितना बन गया, 5। पहली पे 2 आ गया, दूसरी पे 3, अगेन द सम इज 5। 3 2 4 1, तो ये हमारा कैसा इवेंट हो गया, कंपाउंड इवेंट, बिकॉज ये कई सिंपल इवेंट्स से मिल के बना है। Next is the favorable cases or events, the cases which ensure the occurrence of a desired event, जो मतलब हमें चाहिए उसके जो हमें केसेस देता है उसको हम बोलते हैं फेवरेबल केसेस। जैसे अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको 2 डाइस के केस में सम 5 आने की बात की, तो हमारे पास 4 फेवरेबल केसेस आए, 1 4 2 3 3 2 और 4 1। तो ये है हमारे फेवरेबल केसेस। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं when we do not expect the happening of one event in preference of the other। जब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम डाई को थ्रो करें तो हाँ 2 ही आएगा या 2 ही आना चाहिए, तो बिकॉज सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो आपको नाम से ही पता लग रहा है इक्वली लाइकली, जब सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। जैसे अगर हम एक फेयर कॉइन होता है जिसके अंदर कोई भी बायस्डनेस नहीं है, अगर हम उसको टॉस करें तो जितना हेड आने की प्रोबेबिलिटी है उतना ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। देन वी हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। In an experiment, the events where occurrence of one event excludes or rules out the happening of all other। तो ये तो होता है, जैसे अब आपके पास डाइस के केस में अगर हम बोलें कि 1 आएगा, तो 1 आने का मतलब है कि उसने बाकी को रूल आउट कर दिया, 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को रूल आउट कर दिया। एक की हैपनिंग बाकियों को जब रूल आउट कर देती है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो डाइस के केस में जो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपस में कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक की हैपनिंग दूसरे को रूल आउट करती है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव केसेस क्या होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन अकर इन एन एक्सपेरिमेंट। टोटल इवेंट्स जितने भी, जैसे हमने सैम्पल स्पेस पढ़ा था उसके अंदर हमने सारे टोटल आउटकम्स लिखे थे, तो वो जो हैं दैट ऑल आर एग्जॉस्टिव केसेस। सो फॉर एग्जाम्पल इन अ टॉस ऑफ अ डाई, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे एग्जॉस्टिव केसेस 2 बनेंगे, हेड और टेल। अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, कॉइन के केस में हमने 2 बोला, और अगर हम डाई की बात करते हैं तो हमारे एग्जॉस्टिव केसेस 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आगे हमारे पास है एक रिमार्क। सो रिमार्क के अंदर हमारे पास है इफ़ E1 E2, ये हम इवेंट्स को डिनोट कर रहे हैं, E1 इज़ द फर्स्ट इवेंट, E2 इज़ द सेकेंड इवेंट, ऐसे हमने n इवेंट्स लिए। अगर हम इनका यूनियन निकालते हैं तो यूनियन हमारा सैम्पल स्पेस के बराबर आएगा, और हर एक इवेंट जो है ये अपने आप में एग्जॉस्टिव इवेंट है। E1 E2 En
दीज आर द एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अपने आप में ये एग्जॉस्टिव इवेंट के बराबर है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इफ़ E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En इज इक्वल टू द सैम्पल स्पेस S, और ये आपस में जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, इनका इंटरसेक्शन नल है, देन द मीन्स दीज इवेंट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव बोलते हैं। देन वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E को डिनोट करने के लिए हम P ब्रैकेट E का यूज़ करते हैं, और S हम जो लेते हैं वो सैम्पल स्पेस है, एंड E इज़ कंटेन्ड इन S, E इज़ अ सबसेट, इवेंट हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। ऑल्सो आप पीछे पढ़ चुके हो जो प्रोबेबिलिटी फाई, नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, जहाँ पर 0 और 1 इंक्लूसिव हैं, दोनों इंक्लूडेड हैं। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। E कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट हैपनिंग ऑफ E के ना होने की। तो अगर E के ना होने की बात करें डेफिनेशन से, तो आपके पास आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E बार अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। आपके पास ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। हैपनिंग ऑफ E प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ E, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गई। देन वी हैव सर्टेन रिमार्क्स। इफ़ अ सैम्पल स्पेस S, मान लो सैम्पल स्पेस S में कुछ सैम्पल पॉइंट्स हैं W1 W2 Wn तक, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E है दैट इज़ इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़, summation of all the probabilities. Then we have probability of equally likely outcomes. Equally likely outcomes की अगर हम बात करें तो हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स थे W1 W2 Wn, और आपने प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है तो सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो हमारे पास वो स्मॉल p से डिनोट कर दिया। कितने इवेंट्स हैं, हमारे पास n इवेंट्स हैं, तो हम p को n टाइम्स ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ गया np इज इक्वल टू 1, और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आई, 1 अपॉन n। नेक्स्ट वी हैव लेट E इज़ एन इवेंट। E कोई इवेंट है, इसके अंदर सच दैट n ऑफ S इज़ द सैम्पल स्पेस, वी हैव n, इसके अंदर जितने सैम्पल पॉइंट्स हैं वो n है, एंड E इज़ एन इवेंट, वो m के बराबर है, देन वी हैव m अपॉन n। सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नाउ वी हैव सम रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला रिजल्ट है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। सेकेंड रिजल्ट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है। थर्ड रिजल्ट इज़ श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, बोथ इंक्लूसिव। देन द लास्ट पॉइंट इज़ इफ़ द इवेंट A इम्प्लाइज द इवेंट B, अगर इवेंट A B को इम्प्लाई करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो लेस देन इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B की। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, जो इवेंट्स एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते, तो उसके लिए जो एडिशन लॉ है उसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज़ probability of A or B is equal to probability of A union B, and that is equal to probability of A plus probability of B. So if A and B are two mutually exclusive and exhaustive events, then you say probability of A plus probability of B is equal to 1. जैसे हमने पढ़ा था probability of occurrence of E plus probability of non occurrence of E, that is equal to
1. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी 2 इवेंट्स, किसी भी 2 इवेंट्स के लिए। इसके अंदर हमने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की कंडीशन नहीं ली, ये कोई भी 2 इवेंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे को इफ़ेक्ट भी करते हैं। इसका हम आगे एग्जाम्पल भी लेंगे। जैसे अब आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर 3 की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, दिस इज फॉर 3 इवेंट्स। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास है डेफिनेशन, लेट A एंड B आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लो A और B 2 इवेंट्स हैं जो एक ही एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। जब B पहले ही हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी उसको हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इस पे कंडीशन ये है कि B पहले हो चुका है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय A बाय B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, बी ऑलरेडी हो चुका है। देन वी हैव नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी, मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। और इससे उल्टा अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो इस केस में इंटरसेक्शन ऊपर आएगा लेकिन नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A आएंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देन वी हैव रिमार्क, if S is the sample space then probability of A by B conditional probability। तो ये हमारे पास क्या हो गई, अभी तक हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, अब हम जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो वो क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो वी हैव मूव्ड दिस रिजल्ट टूवर्ड्स प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसी होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने कार्ड्स देखे हैं, प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, जिसके अंदर 13 के 4 सेट होते हैं, क्लब, हार्ट, स्पेड, डायमंड। ये आपको याद करना है। 13 के 4 सेट होते हैं, क्लब कार्ड्स, स्पेड कार्ड्स, हार्ट कार्ड्स एंड डायमंड कार्ड्स। और इसके अलावा हमारे पास 52 कार्ड्स में 4 किंग कार्ड्स होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 एस होते हैं और 4 जैक होते हैं। तो अगर हम ये बोलें कि 52 कार्ड्स में से मैंने एक कार्ड निकाला और वो किंग होना चाहिए, तो किंग की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी, 4/52 कितनी होगी, 4/52। अब अगर मैंने एक किंग निकाल लिया, उसके बाद मैंने एक कार्ड और निकाला और वो भी किंग होना चाहिए, वापस नहीं रखा मैंने पहला कार्ड, अब मैंने दूसरा कार्ड निकाला, वो भी किंग होना चाहिए, तो आप लोग क्या बोलोगे, 3/51। क्या बोलोगे, 3/51, क्योंकि टोटल कार्ड भी एक कम हो गया और किंग भी एक कम हो गया सेकंड ड्रॉ में। तो क्या हुआ, जो सेकंड ड्रॉ है वो किससे इफ़ेक्ट हुआ, फर्स्ट ड्रॉ से इफ़ेक्ट हुआ। पहले किंग आने से सेकंड किंग आने पे असर पड़ा, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
आगे इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, देन वी विल स्टडी इन डिटेल। बाकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह के आप और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो। देन वी हैव इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको नाम से ही पता लग रहा है, इफ़ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट, एक की अकरेंस डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर, दूसरे की अकरेंस को अफेक्ट नहीं करती, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, एक बैग में मान लो 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल केसेस अपॉन एग्जॉस्टिव केसेस। कितनी थी वाइट बॉल? 3 थी, तो हमारे फेवरेबल कितने हो गए? 3, और एग्जॉस्टिव हो गया टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 3 + 2 5, तो हमारा क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल 3/5। इफ़ अ बॉल ड्रॉन इज रिप्लेस्ड इन द बैग, अब मान लो जो हमने बॉल निकाली उसको वापस रख दिया और फिर हमने दोबारा वाइट बॉल निकाली, तो जब आप दोबारा वाइट बॉल निकालोगे, क्योंकि आपने वापस रख दी तो बॉल दोबारा से 5 हो गई, तो जब आप दोबारा निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी फिर से 3/5 आएगी। तो पहले वाले ने दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं किया क्योंकि आपने बॉल वापस रख दी, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो ये वाले इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बिकॉज ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का कॉन्सेप्ट है वो खाली कंडीशनल तभी चलता है जब हम बॉल को वापस नहीं रखते या फिर हम कार्ड को वापस नहीं रखते। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है? अ रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose values are determined by the outcomes of a random experiment, जिसकी वैल्यूज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पर निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। दैट इज टू ईच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट EI, वी आर डिनोटिंग इट बाय अ सैम्पल पॉइंट, देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ यूनिक रियल नंबर XI नोन एज द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। लेट अस डिफाइन द रैंडम वेरिएबल एज द नंबर ऑफ हेड। मान लो हमने रैंडम वेरिएबल लिया नंबर ऑफ हेड, तो अब आप अपने रैंडम वेरिएबल को क्या वैल्यू दोगे? आपका रैंडम वेरिएबल हम x से डिनोट कर रहे हैं, तो x क्या वैल्यू ले सकता है? x 0 वैल्यू ले सकता है, मान लो कि हमारे पास एक भी हेड नहीं आया। x 1 वैल्यू ले सकता है, एक हेड आया, और x 2 वैल्यू ले सकता है, दोनों हेड आए। इससे ऊपर तो नहीं ले सकता बिकॉज 2 से ऊपर तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है हमारे पास। तो x assumes the value 0, 1 and 2 since the number of heads क्या है? 0, 1 and 2. So this is about the random variable. अब रैंडम वेरिएबल जो है वो 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होता है जो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेता है। जैसे अभी वाले एग्जाम्पल में x ने वैल्यूज़ ली 0, 1, 2। 0 इज़ नो हेड, 1 इज़ 1 हेड एंड 2 डिनोट्स द 2 हेड्स। तो ये क्या है? ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले रहा है। सो अगला जो है हमारे पास वो है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल को आप कैसे समझोगे? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होता है, इट एज्यूम्स एनी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन सर्टेन लिमिट्स, जिसके अंदर हम इंटरवल्स बना के चलते हैं। मतलब कोई लिमिट सेट करते हैं, उसके बीच में वो कोई भी वैल्यू ले सकता है।
इन सच अ केस इट टेक्स एनी वैल्यूज़ इन एन इंटरवल। तो आप समझ रहे हो कि इंटरवल में वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं द हाइट ऑफ अ पर्सन चूजन एट रैंडम, हमने किसी को भी सिलेक्ट किया रैंडमली और हम 1000 की पॉपुलेशन में से 1000 लोगों में से हमने किसी को भी सिलेक्ट किया, तो अगर हम बोल रहे हैं कि उसकी हाइट जो है वो 140 से 160 के बीच में लाई करती है, हमने उसको कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं दी, हमने उसकी रेंज बना दी, इंटरवल बना दिया 140 टू 160। तो ऐसा काम हम एज में भी कर सकते हैं, ऐसा काम हम वेट में भी कर सकते हैं, वेट ऑफ अ पर्सन, एज ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन। जब हम इंटरवल्स बना के चलते हैं और उसके अंदर से कोई वैल्यू अगर हमारा वेरिएबल एज्यूम कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो हमने दो टाइप के वेरिएबल्स देखे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो एज्यूम करता है फाइनाइट वैल्यूज़, इंटरवल नहीं होता वहाँ पर, कंप्लीट वैल्यू होती है। और जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो एज्यूम करता है इंटरवल, फाइनाइट वैल्यू नहीं लेता, वो इंटरवल के बीच में से कोई वैल्यू लेता है। सो दीज आर अबाउट द टू वेरिएबल्स दैट वी हैव। Probability distribution of a random variable. If a random variable x assumes the value, आप मान लो कि जो random variable x है उसने क्या वैल्यूज़ ली, x1, x2, xn, और उसकी probabilities क्या थी, p1, p2, pn। तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज फ्रॉम 0 to 1। और हमने ये भी पढ़ा है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। सो p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसको टेबल फॉर्म में शो करेंगे तो हमने ऊपर बनाया x, नीचे बनाया px। सो x की वैल्यूज़ हमारे पास है x1 के कॉरस्पॉन्डिंग p1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग p2। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे। अब हमारे पास आते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ वी टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। आपने एक कॉइन के थ्री टॉसेज ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, और लास्ट में हेड हेड हेड। तो कितने हो गए पॉसिबल आउटकम्स, 8 हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स लो, आपने तीनों टेल से स्टार्ट किया, फिर एक हेड के साथ 2 टेल्स ली, हेड को मूव करा दिया फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे, बीच में, फिर 2 हेड कर दिए, एक टेल कर दी, तो टेल को मूव करा दिया फर्स्ट पे, बीच में और लास्ट में, और लास्ट में हमने तीनों हेड्स ले लिए। तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 8। अब x हमने एक रैंडम वेरिएबल लिया विच इज़ डिनोटिंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। 3 बार टॉस करने पर कितनी बार हेड आया उसको कौन डिनोट कर रहा है, x। तो x क्या क्या वैल्यू लेगा, क्लियरली x की वैल्यूज़ हो सकती हैं 0, 1, 2, 3। अब हम सबसे पहले 0 की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो तीनों टेल होनी चाहिए। ऊपर सैम्पल स्पेस में आप देख सकते हैं तीनों टेल का एक ही केस था, तो हमारा फेवरेबल केस कितने हो गए, 1, और एग्जॉस्टिव टोटल केसेस कितने थे, 8। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/8। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड का कितने केसेस में आ रहा है, 3 में, तो 3/8। ऐसे ही 2 हेड्स कितने में आ रहा है, 3/8, और 3 के 3 हेड्स एक ही केस में आ रहे हैं, तो 1/8।
सो आप एक टेबल फॉर्मुलेट करेंगे जिसमें ऊपर वाले रो में हम लेंगे रैंडम वेरिएबल x और उसने क्या क्या वैल्यूज़ ली, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकली 1/8, सेकेंड आपने लिया 1 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकली 3/8, फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3/8 एंड 3 के. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अ जनरल डिस्ट्रीब्यूशन. Next example is find the probability of distribution of a number of successes in 2 tosses of a die. अब हमने die को 2 बार थ्रो किया. When a success, और success क्या है, a number greater than 4. Number greater than 4. So let x denote the number of successes where the success is defined as a number greater than 4. तो failure क्या हो जाएगा, 4 या 4 से छोटा, जैसे आपको यहाँ दे रखा है लेस देन और इक्वल टू 4. सो क्लियरली x कैन टेक द वैल्यू. अब हम क्या मानेंगे, x ने क्या वैल्यू ली, 0, 1, 2. एक भी डाई पे नहीं आया, एक डाई पे आया या दोनों डाई पे आया, क्या 4 से ग्रेटर नंबर, ग्रेटर देन 4 बोला ना, तो हमने ये इसके x इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज़ डिनोटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस, और सक्सेस क्या थी, ग्रेटर देन 4. तो पहला आपने केस लिया x इज इक्वल टू 0, मतलब हमें सक्सेस नहीं मिली. सक्सेस नहीं मिली तो इसका मतलब हमें क्या मिला, फेलियर मिली. फेलियर क्या थी, 4 या 4 से छोटा. पॉसिबल केसेस कौन से थे फेवरेबल, 4, 1, 2, 3, 4. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हो प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5 या 6 आना है, तो 5 या 6 2 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी के फेवरेबल केसेस हो गए 2/6, 1/3. इसी तरह से आप आगे देखोगे फेलियर, फेलियर कब कब मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, तो वो हो गया 4/6 और वो कितना हो गया 2/3. और 2/3 का मतलब ये हमारे पास फेलियर. अब हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू 0, 0 सक्सेस. 0 सक्सेस का मतलब नो सक्सेस. FF प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और वो क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 दैट इज इक्वल टू 4/9. इन द सेकेंड केसेस वी आर सेइंग 1 सक्सेस. अब वो 1 सक्सेस का नंबर हमने नहीं कहा पहले मिली या बाद में, इसीलिए हम दोनों केसेस लेंगे, पहले सक्सेस फिर फेलियर, पहले फेलियर फिर सक्सेस. और इसमें जब वैल्यूज़ पुट करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो आ रही है 4/9. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 का मतलब है दोनों सक्सेस, दोनों सक्सेस में जब हम इसको पुट करेंगे तो वो आ गया 1/9. और फिर से इसको टेबल फॉर्म में आप इसको शो कर दो, ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ बैग कंटेन्स 3 white and 4 red balls. एक बैग में 3 white और 4 red balls हैं. 3 balls are drawn 1 by 1. 3 balls को हमने ड्रॉ किया 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, वापस रख दिया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स. तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी में सक्सेस क्या रहेगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स. और कितनी निकाली, 3. तो आप इसको कैसे लोगे, x इज अ रैंडम वेरिएबल, x कैन टेक द वैल्यू 0, 1, 2, 3. एक भी रेड बॉल नहीं, एक रेड बॉल, 2 रेड बॉल या 3 रेड बॉल. सो इसको स्टार्ट करने के लिए लेट S denotes a event drawing a red ball and F denotes a event not drawing a red ball. So S is the probability of success. रेड बॉल, कितनी रेड बॉल है, 4, और टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, 3 white and 4 red. 3 + 4 is 7. तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/7. एंड फेलियर क्या हो जाएगा, 3/7. देन यू हैव फॉर द फर्स्ट x इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स ऑल द फेलियर्स, तीनों के तीनों, तो तीनों के तीनों फेलियर्स जो हैं 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 एंड दैट इज इक्वल टू 27/343. देन वी हैव probability for x is equal to 1 success.
वन सक्सेस सबसे पहले भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है और लास्ट में भी हो सकती है। तो जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे 4/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, ये पहला इवेंट हो गया। दूसरा हो गया जब बीच में सक्सेस मिली, और तीसरा हो गया जब लास्ट में सक्सेस मिली, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके यू विल गेट द रिजल्ट फॉर दिस। एंड देन वी हैव प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 सक्सेस मिली, 1 फेलियर मिला। तो इसके अंदर भी सेम आप ऐसे करेंगे SSF SFS FSS and you will get the value. Then you have the last probability, that is probability for all the 3 successes. तीनों सक्सेस मिली तो probability for SSS 4/7 multiply 4/7 multiply 4/7 that is equal to 64/343। और फिर इसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, पहले रो में x और दूसरे रो में probability for x। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ probability एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ probability डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आगे हम लोग मीन और वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे कि probability डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस का क्या रोल होता है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उनके बारे में सारा डिटेल पढ़ेंगे, कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कौन सा डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए है और कौन सा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए है। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड्स द टुडेज कॉन्सेप्ट्स। जितना भी कराया गया है इसको ध्यान से पढ़ो और इसको स्टडी करो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्लास प्रॉब्लम होती है देन आई विल टेक यू दैट प्रॉब्लम्स इन योर क्लास ऑन गूगल मीट, which we will conduct after you will see this lesson and you will study through it and give me the reviews regarding this. So till then, enjoy, take care, stay safe and stay healthy. Thank you.